ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल इन दिस वीडियो विल बी टेकिंग अ लुक एट द टॉपिक ऑफ कोलेस्टेटोमा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेटली ईयर से रिलेटेड, और इसमें जो हमने से डिटेल्स देखनी है, लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके सो कोलेस्टोमा इज एन एबनॉर्मल एपिथेलियम इन द मिडल ईयर क्लेफ्ट। मिडल ईयर क्लेफ्ट में डेफिनेटली हमें पता है कि यूस्टेशन ट्यूब का पोर्शन भी आता है, मिडल ईयर कैविटी का पोर्शन भी आता है, एडिटस का पोर्शन भी आता है, एंट्रम का पोर्शन भी आता है, मास्टर एयर सेल्स का भी पोर्शन आता है। तो इन्हीं सब रीजन में अगर एक एबनॉर्मल एपिथेलियम प्रेजेंट हो, जो कि हम आगे देखेंगे कि हम कैटनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम को एबनॉर्मल एपिथेलियम कह रहे हैं इस केस में, अगर उसके कैटनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम present हो in the middle ear cavity or in the middle ear cleft, that is called as cholesteatoma. तो इसको रीड कर लेते हैं। नॉर्मली द मिडल ईयर क्लेफ्ट इज लाइंड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इन डिफरेंट रीजन्स, लाइक सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम होता है एंटीरियर और इंफीरियर पार्ट ऑफ मिडल ईयर में, और क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है मिडल पार्ट में, और पेवमेंट लाइक एपिथेलियम होता है एटिक में। तो पेवमेंट लाइक एपिथेलियम है, क्यूबोइडल एपिथेलियम है, सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम है, बट कहीं भी केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम नहीं है मिडल ईयर में। लेकिन अगर द मिडल ईयर गेट्स लाइंड बाय केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड एज द कोलेस्टोमा। अब उसमें होता ये कि प्रेजेंस ऑफ केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम इन द मिडल ईयर और इन द मास्टर्ड बोन, दैट इज कॉल्ड द कोलेस्टोमा। और इन अदर वर्ड्स कोलेस्टोमा इज अ स्किन इन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, कोलेस्टोमा इज अ मिसनॉमर बिकॉज इसमें ना तो कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस है, ना ही ये कोई बिनाइन ट्यूमर है, सिंपली प्रेजेंस ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम इन द मिडल ईयर। ठीक है, अच्छा कहा जाता है कोलेस्टोमा में दो इंपॉर्टेंट उसके कंपोनेंट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कोलेस्टोमा के। एक तो उसका मैट्रिक्स है विच इज मेड अप ऑफ केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन द थिन स्ट्रोमा ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू के ऊपर केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम पड़ा हुआ, दैट इज द मैट्रिक्स। इसके अलावा उसके सेंटर ऑफ स्टोमा में हमें वाइट मैस मिलता है कंसिस्टिंग ऑफ केराटिन डेब्रिस। ठीक है, जो केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम है वो केराटिन भी तो प्रोड्यूस करता है ना, तो केराटिन डेब्रिस उसके सेंटर में एक्युमुलेट होता जाता है, दैट इज कॉल्ड केराटिन डेब्रिस इन द सेंटर ऑफ द कोलेस्टोमा। एंड फॉर दिस रीजन इसको हम एपिडर्मोसिस भी कहते हैं और केराटोमा भी कहते हैं। दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी कि ये एक बोन है मिडल ईयर की, उसके अंदर हमें फाइब्रस स्टोमा के ऊपर पड़ा हुआ है केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम, और उसने सेंटर में अपने केराटिन मैस या केराटिन डेब्रिस को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो दैट इज द इमेज ऑफ इट। अच्छा, ओरिजिन कैसा होता है कोलेस्ट्रोमा का, तो इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज प्रेजेंट की जाती हैं कि इन वजूहत की वजह से कोलेस्ट्रोमा बन सकता है, लेकिन एवरी थ्योरी हैज़ टू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम इन द मिडल ईयर। ठीक है, अच्छा इसके लिए 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम प्रेजेंट करते हैं, हाइपोथेसिस हैं जो हम प्रेजेंट करते हैं कि इन वजूहत की वजह से कोलेस्ट्रोमा बन सकता है। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है कोलेस्ट्रोमा की, मैं वो बता देती हूँ कि इट इज़ एन एपिडर्मल एंड कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ। ठीक है, एपिडर्मल और कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ है। कनेक्टिव टिश्यू में इंपॉर्टेंट है फाइब्रोस्टोमा की प्रेजेंस, दैट हैज़ अ सैक विच कंटेन्स केराटिन एंड डिस्कॉमेटेड एपिथेलियल सेल्स। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है कोलेस्ट्रोमा की, आप पॉइंट चाहिए कि इट इज़ एन एपिडर्मल एंड कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ। एपिडर्मल कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ है दैट हैज़ अ सैक विच कंटेन्स केराटिन एंड डिस्कॉमेटेड एपिथेलियल सेल्स। ये बात होगी। और ये बनती क्यों ग्रोथ वो भी देख लेते हैं। एक तो जो कॉन्जेंटल कोलेस्टोमा है उसकी वजह ये होती है कि एपिडर्मल कॉन्जेंटल रेस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं द मिडल ईयर, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इंक्रीजिंग एज डिफ्रेंशिएट करते हैं टू स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो प्रेजेंस है कॉन्जेंटल रेस्ट सेल्स की, एक थ्योरी है। सेकंड थ्योरी ये कहती है कि इन्वेजिनेशन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की फ्रॉम द एटिक, जो पोस्टो सुपीरियर पार्ट होता है ना मिडल ईयर कैविटी का, या वहाँ पर इन्वेजिनेशन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इन द पोस्टो सुपीरियर पार्ट ऑफ पार्स टेंसा इन द फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट। रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनती हैं, और हमें पता है कि आउटर सरफेस होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, दैट इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो डेफिनेटली जब आउटर पार्ट जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इन साइड पे आ जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या करेगा, ग्रोथ बनाएगा और कोलेस्टोमा बन जाएगा। आफ्टर इमेजिनेशन फॉर्म्स अ मैट्रिक्स ऑफ कोलेस्टोमा एंड लेज डाउन द केराटिन इन द पॉकेट। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं दैट दिस इज विटमैक्स थ्योरी। विटमैक्स थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि कोलेस्टोमा बन रहा है ड्यू टू इमेजिनेशन पॉकेट्स या रिट्रैक्शन पॉकेट्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड थ्योरी है दैट इज रूडीज थ्योरी। रूडी ये कहता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो जो पार्स फ्लैसिटा का पोर्शन है, वहाँ पर जो बेसल लेयर पड़ी है कि उसका अगर हाइपरप्लेजिया हो जाए ड्यू टू एनी कॉज, लाइक वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुई, वायरल इन्फेक्शन हुई, या उसको कोई भी स्टिमुलस मिलने की वजह से हाइपरप्लेजिया हो गया बेसल लेयर ऑफ पार्स फ्लैसिटा का, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू दी प्रोलिफरेशन ऑफ दैट स्क्वामस एपिथेलियम इनटू द मिडल लेयर कैविटी रिजल्टिंग इन अ कोलेस्टोमा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि द बेसल सेल्स ऑफ जर्मिनल लेयर ऑफ द स्किन proliferate under influence of infection and laid on the keratinizing squamous epithelium, that is why रूडीज थ्योरी। रूडीज थ्योरी ने क्या कहा कि बेसल सेल हाइपरप्लेजिया हुआ है, जबकि जो विटमैक्स थ्योरी उसने क्या कहा था कि ये रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनी है इन द पार्स टेंसा। ठीक है, तो ये बात होगी। जो फोर्थ थ्योरी है इसके लिए वो ये कहती है दैट इज कॉल्ड एज द हेबरमैन थ्योरी। हेबरमैन थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है कॉन्सेप्ट ऑफ एपिथेलियल इन्वेजन कि ड्यू टू एनी रीजन अगर एक ब्रीच आ गई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, एक यू कैन से ओपनिंग है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, परफोरेशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ड्यू टू विच जो बाहर की उसके स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है वो इन्वेड करके मिडल लेयर कैविटी में आ, दैट इज द हेबरमैन्स थ्योरी। ठीक है, द एपिथेलियम फ्रॉम द मिएटस और आउटर ड्रम सरफेस ग्रोज इनटू द मिडल ईयर थ्रू अ प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन स्पेशली ऑफ द मार्जिनल टाइप
where part of the annulus tympanicus is also destroyed. तो marginal type of tympanic perforation में हम ये देखते हैं कि इन्वेजन हो जाती है स्क्वामस एपिथेलियम की, तो वो एक और कॉज है कोलेस्ट्रोमा फॉर्मेशन की। फिफ्थ थ्योरी एंड द लास्ट थ्योरी द सेड्स थ्योरी। सेड्स थ्योरी में हम देखते हैं कि जो मिडल ईयर में जो म्यूकोजा है उसकी फॉर सम रीज़न मेटाप्लेजिया हो जाता है, जो नॉर्मल एपिथेलियम पड़ा हुआ है उसका मेटाप्लेजिया होता है और वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है या चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू स्क्वामस एपिथेलियम। तो हमने 5 थ्योरीज देखी हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रोमा, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ कंजेंटल डस्ट सेल्स, सेकंड इज इन्वेजिनेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन इट्स पोस्टर सुपीरियर पार्ट, जिसको हम विटमैक्स थ्योरी कह रहे हैं। थर्ड थ्योरी इज बेसल सेल हाइपरप्लेजिया, जिसको हम रूडीज थ्योरी कह रहे हैं, ठीक है। फोर्थ थ्योरी इज हेबरमैन थ्योरी, जिसमें इन्वेजन हो रही है एपिथेलियम की फ्रॉम द मिएटस और फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ आफ्टर पार्ट। लास्ट द सेड्स थ्योरी, जिसमें मेटाप्लेजिया हो रहा है मिडल ईयर म्यूकोजा का इनटू स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ये बात होगी, ये तो हमने बात करी डिफरेंट थ्योरीज की या डिफरेंट हाइपोथेसिस की फॉर द अकरेंस ऑफ कोलेस्ट्रोमा। अब उसके लिए जो यू कैन से इसके जो टाइप्स हैं, इसी की बेसिस पे, इन्हीं थ्योरीज के बेसिस पे हमने कोलेस्ट्रोमा को डिवाइड किया इनटू इट्स वेरियस टाइप्स। नंबर 1 इज द कंजेंटल कोलेस्ट्रोमा, ठीक है। सेकंड इज द एक्वायर्ड प्राइमरी कोलेस्ट्रोमा, इसको हम प्राइमरी क्यों कहते हैं हम आगे देखेंगे। थर्ड इज द एक्वायर्ड सेकेंडरी कोलेस्ट्रोमा, ठीक है। अच्छा, जो कंजेंटल कोलेस्ट्रोमा में यही है कि इट अराइजेस फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल रस्ट सेल्स इन द मिडल ईयर क्लेफ्ट और इन द टेम्पोरल बोन। कंजेंटल सेल रस्ट पड़ी होंगी वहाँ पर। और जो कंजेंटल कोलेस्ट्रोमा है अकर्स एट 3 इंपॉर्टेंट साइट्स, एक तो मिडल ईयर में हो सकता है, इसके अलावा पीट्रस एपेक्स में हो सकता है, मतलब मास्टर्ड बोन में हो सकता है, और सेरेबेलो पोंटन एंगल पे हो सकता है। तो मिडल ईयर में और पीट्रस एपेक्स में और सेरेबेलो पोंटन एंगल में हमारे पास कंजेंटल कोलेस्ट्रोमा बन सकता है एंड इट प्रोड्यूसेस सिम्टोमोलॉजी डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन। अच्छा, अगर मिडल ईयर कंजेंटल कोलेस्ट्रोमा की बात करें, इट प्रेजेंट्स एज अ व्हाइट मैस बिहाइंड इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इंटैक्ट इसलिए इस केस में क्योंकि इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट एक कंजेंटल रस्ट सेल्स पर। तो मिडल ईयर में जो डिफरेंशिएट करके इनटू स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, ये बात होगी। देन ये लिखा हुआ है कि दिस जो अब हम जो कंजेंटल कोलेस्ट्रोमा की बात कर रहे हैं कि जो कि वाइट मैस की फॉर्म प्रेजेंट करता है बिहाइंड इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इट कॉजेज कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन चिल्ड्रन, क्योंकि डेफिनेटली वो अगर पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली तो वो प्रेशर डाल रहा है नियर बाय स्ट्रक्चर्स के ऊपर। दूसरा ये कि नेक्रोसिस भी कॉज कराता है, बोन की इरोजन भी कॉज कराता है। तो अगर वो जो ईयर बोन्स हैं उनकी इरोजन कॉज कराएगा तो कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इट मे समटाइम्स बी डिस्कवर्ड ऑन रूटीन एग्जामिनेशन और एट द टाइम ऑफ मेनिंगोटमी। और स्पॉन्टेनियसली रप्चर, अच्छा, ये जो स्टोमा स्पॉन्टेनियसली रप्चर करता है थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये एक्सटर्नल ईयर कैनाल में भी प्रेजेंट करता है विद द डिस्चार्जिंग ईयर, और हम इसको समटाइम्स डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते फ्रॉम द क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। ये तो हमने कंजेंटल की बात कर ली, जो कंजेंटल केस कोलेस्ट्रोमा को क्यों हो रहा है, क्योंकि कंजेंटल रस्ट सेल्स प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिकली, ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइप दैट इज प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोमा, को हम प्राइमरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया एंड देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन। ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई परफोरेशन है कि बाहर के सेल्स अंदर ट्रैवल कर जाएँ, ना ही ओटाइटिस मीडिया है प्रीवियस के उसकी वजह से स्टिमुलस मिले मेटाप्लेजिया का, मतलब कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है, एकदम से आउट ऑफ नो वेयर जो कोलेस्ट्रोमा है उसकी फॉर्मेशन शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें 3 थ्योरीज डिस्कस करते हैं प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोमा में, वो हमने देखनी है। नंबर फर्स्ट थ्योरी इज इन्वेजिनेशन ऑफ पार्स लेस्टर, जो हमने पहली थ्योरी देखी थी, जो हमने सेकंड थ्योरी देखी थी, जिसका हमने नाम रखा था, इफ यू गाइस कैन रिमेंबर, विटमैक्स थ्योरी, ठीक है। विटमैक्स थ्योरी में यही हो रहा था ना कि इन्वेजिनेशन हो रही थी पार्स लेस्टर की, तो अगर फॉर एनी रीजन persistent negative pressure है in the attic region, it causes a retraction pocket which accumulates the keratin debris in it, ठीक है। When infected, this debris expands towards the middle ear and thus attic perforation is in fact a proximal end of an expanding invaginated sac। तो हमने जब विटमैक्स थ्योरी पढ़ी थी पीछे, तब हमने उसमें ये बात की थी कि इन द पोस्टर सुपीरियर पार्ट ऑफ पार्स टेंसा या इन द एटिक रीजन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देयर विल बी एन इन्वेजिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट ड्यू टू परसिस्टेंट नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। और वो अपने अंदर इंक्लूड कर लेगी केराटिन डेब्रिस। तो जब इस सैक की जब एटिक की परफोरेशन होगी तो इस इन्वेजिनेटेड सैक की एक्चुअली उसके प्रोक्सिमल एंड की परफोरेशन होगी और वो फिर मिडल ईयर कैविटी में आ जाएगा। सेकंड जो उसमें थ्योरी है बेसल सेल हाइपरप्लेजिया, इफ यू गाइस कैन रिमेंबर बेसल सेल हाइपरप्लेजिया की हमने कौन सी थ्योरी, उसका नाम था रूडीज थ्योरी, ठीक है। रूडीज थ्योरी भी यही कहती है कि बेसल in response to any childhood infection and कोई भी सब क्लिनिकल, अब हम यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया की बात नहीं कर रहे, कोई भी सब क्लिनिकल चाइल्डहुड इन्फेक्शन थी, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, इस वजह से पार्स फ्लैसिडा के बेसल लेयर का हाइपरप्लेजिया हुआ और फिर इस हाइपरप्लेजिया ने एक्सटेंड कर गया थ्रू द एटिक इनटू द मिडल ईयर, ठीक है।
एटिक परफोरेशन के जरिए ये जो फास्ट प्लेसा में परफोरेशन प्रोड्यूस होगी इन द एटिक रीजन, और ये मिडल ईयर में आ गया। थर्ड जो थ्योरी है वो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया की थ्योरी है, जिसको अगेन हमने सेड्स थ्योरी कहा था। इसमें ये है कि कोई नॉर्मल पेमेंट एपिथेलियम जो है एटिक रीजन का, वो अगर अंडर को कर जाए मेटाप्लेजिया टू केराटिनोसिस स्क्वेमस एपिथेलियम ड्यू टू सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। आप ये देख रहे हैं कि स्क्वेमस मेटाप्लेजिया में भी और बेसिल सेल हाइपरप्लेजिया में भी एक सब क्लिनिकल इन्फेक्शन का रोल है, ठीक है। इसको हम फिर कहते हैं कि ओटाइटिस मीडिया विद इन्फेक्शन में भी ओटाइटिस मीडिया विद इन्फ्यूजन में भी हम ये देखते हैं, वो भी एक सब क्लिनिकल सी इन्फेक्शन होती है। उसमें भी हम ये देखते हैं कि स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है मिडल ईयर कैविटी में, ठीक है। और इसके अलावा बेसिल हाइपरप्लेजिया, सो बेसिल स्क्वेमस मेटाप्लेजिया सेड्स थ्योरी, बेसिल हाइपरप्लेजिया रूडीज थ्योरी एंड इन्वेजिनेशन ऑफ पार्स प्लेजिया विटमैक्स थ्योरी, ये तीनों अप्लाई होते हैं इन द केसेस ऑफ प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टोमा। अगर हम सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टोमा की बात करें तो वो तब होता है, उस सेटिंग में होता है जब या तो प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, या फिर एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का केस है जिसको प्रॉपर्ली हमने ट्रीट नहीं किया, ठीक है। कि या तो कोई प्रॉपर इन्फेक्शन ऑनगोइंग हो या परफोरेशन हो, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि जो परफोरेशन है मोस्टली पोस्टल सुपीरियर पार्ट ऑफ पास्ट टेंसा में होती है, या मार्जिनल परफोरेशन होती है, समटाइम्स सेंट्रल परफोरेशन भी हो सकती है, तो कोई भी कॉज होता है। उसमें ये होता है कि माइग्रेशन होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फ्रॉम द ईयर कैनाल इनटू द मिडल ईयर, ठीक है। कैरेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और द आउटर सर्फेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन माइग्रेट्स थ्रू द परफोरेशन इन द मिडल ईयर। परफोरेशंस इन्वॉल्विंग एंड डिस्ट्रॉइंग द टिम्पैनिक एनुलस एज एन एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया मोस्ट लाइकली इसको कॉज करता है, ठीक है। जिसमें टिम्पैनिक एनुलस भी इन्वॉल्व हो जाए, वो मतलब मोस्टली उस तरह की परफोरेशंस में हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोलेस्ट्रोमा बनता है। और उस थ्योरी को हमने क्या कहा था, ये जो इन्वेजन थी, इस थ्योरी को हमने नाम दिया था हेबरमैन्स थ्योरी, का यू कैन रिमेंबर, ठीक है। देन मेटाप्लेजिया अगेन, जब मिडल ईयर म्यूकोसा अंडरगो मेटाप्लेजिया ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शन, मतलब पहले तो हमने सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की बात की था। अगर हम क्लिनिकल इन्फेक्शन की बात करें तो लाइक अगर ब्रोंकाई की परफोरेशन है, लाइक इन केस ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस, रिपीटेड इन्फेक्शन हो रही है मिडल ईयर की, और हम एक्यूट इन्फेक्शन की बात करें तो मेटाप्लेजिया इज अनदर कॉज ऑफ सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टोमा। तो ये तो हमने उसकी टाइप्स की बात कर ली कि कंजेंटल है, प्राइमरी एक्वायर्ड है, सेकेंडरी एक्वायर्ड। अब बात करते हैं कि कोलेस्टोमा की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन क्यों होती है, क्यों इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, क्यों ये इतना सीरियस कंडीशन है, ठीक है, वो देखते हैं। तो वंस कोलेस्टोमा एंटर्स द मिडल ईयर क्लेफ्ट, इट इन्वेड्स द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स फॉलोड फर्स्ट बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड देन बाय एंजाइमेटिक बोन डिस्ट्रक्शन, ठीक है। या एक तो ये अपनी ग्रोथ की वजह से डिस्ट्रक्शन कर रहा है नियर बाय स्ट्रक्चर्स की, सेकेंडली ये कुछ ऐसे एंजाइम्स क्रिएट करता है जो बोन की डिस्ट्रक्शन कराते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एटिक में कोलेस्ट्रोमा पड़ा होता है, इट कैन एक्सटेंड, ये डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बैकवर्ड एक्सटेंड करेगा तो एडिटस को, एंट्रम को और मास्टर्ड बोन को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। अगर ये डाउनवर्ड एक्सटेंड करेगा तो ये मीजो टिम्पैनम को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। अगर ये मीडियली एक्सटेंड करेगा तो ये इनकस को, हेड ऑफ मेलियस को, मतलब वहाँ जो मिडल ईयर बोन्स पड़ी हैं उनको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब अफेक्ट करेगा, नॉट इन्फेक्ट, ठीक है। अच्छा, और यही बात मतलब डिफरेंट रीजन्स को अफेक्ट करता है। और कोलेस्टोमा हैज़ द प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय द बोन, वो अपनी नियर बाय बोन्स को डिस्ट्रॉय करता है। और ये इट मे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ ईयर ओसिकल्स एज वेल, इरोजन करता है बोनी लैबिरिंथ की भी, और फेशियल नर्व कनाल भी डिस्टर्ब करता है, साइनस प्लेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, टेगमेंट टेम्पनाई को भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए इसकी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा, जो बोन डिस्ट्रक्शन होती है कोलेस्टोमा से, वो इसकी डिफरेंट एंजाइम्स वजह से होती है। एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, लाइक कोलेजनेसिस प्रोड्यूस करेगा, एसिड फॉस्फेटेसिस प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीलेटिक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, कोलेजनेसिस, एसिड फॉस्फेटेसिस एंड प्रोटीलेटिक एंजाइम्स। और वो इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये जो कोलेस्टोमा है ना, इसके अंदर ओस्टोक्लास्ट भी पड़े हुए हैं और मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी पड़े हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक जगह पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, केराटिनाइजिंग एपिथेलियम की ग्रोथ हो रही है, तो वो उसके नतीजे में कोई ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन तो होगी ना उसके सराउंडिंग में, क्योंकि दैट इज़ डेफिनेटली फॉरेन बॉडी फॉर द ईयर, राइट। तो वहाँ पे जो ओस्टोक्लास्ट आएंगे, जो मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, वो क्रिएट करेंगे कोलेजनेसिस, एसिड फॉस्फेटेसिस एंड प्रोटीलेटिक एंजाइम, जो फिर इरोड करेंगे नियर बाय बोन स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। लेकिन पहले ये कहा जाता था कि प्रेशर नेक्रोसिस की वजह से बोन की डिस्ट्रक्शन हो, लेकिन अब हमें पता है कि ये एंजाइम्स की रिलीज की वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कोलेस्ट्रोमा। इसकी डिफरेंट टाइप्स हमने देखी हैं, इसकी थ्योरीज देखी हैं। इसमें भी यही है कि जो प्राइमरी एक्वायर्ड है टाइप, उसमें यही है कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की वजह से प्रोलिफरेशन हो सकती है बेसल लेयर की, या मेटाप्लेजिया हो सकता है मिडल लेयर का। इसके अलावा रेजिस्टेंस की अगर ऑब्सेशन है और रेजिस्टेंस नेगेटिव प्रेशर है, उसकी वजह से एटिक या पोस्ट सुपीरियर पार्ट में रिट्रैक्शन पॉकेट बन सकती है। ये तीनों टाइप्स हैं प्राइमरी की। और जो सेकेंडरी की टाइप हमने देखी कि रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से या परफोरेशन है या रिपीटेड इन्फेक्शन है, तो मिडल लेयर का अगेन मेटाप्लेजिया हो सकता है। और एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया की वजह से अगर लार्ज सेंट्रल परफोरेशन बन जाए या मार्जिनल परफोरेशन बन जाए ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो एपिथेलियल इन्वेजन हो जाती है, एपिथेलियल माइग्रेशन हो जाती है थ्रू दैट परफोरेशन, दैट इज द सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोमा। तो बस ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।